पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीटों पर मतदान जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 78.68% वोटिंग हो चुकी है और इन सीटों पर कुल 3.21 करोड़ मतदाता रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 1.64 करोड़ जो है वो पुरुष हैं, 1.55 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं और 780 से ज़्यादा थर्ड जेंडर हैं। मतदाता जो है वो 41,000 केंद्रों पर मतदान लगातार हो रहे हैं और सभी केंद्रों पर जो है वो वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। जिन्हें 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से 123 सीटों पर टीएमसी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। पहले फेज की अगर बात करें तो 152 सीटों पर 23 अप्रैल को रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए थे और अब सबकी नजरें जो है वो 4 मई को टिकी हुई है, क्योंकि 4 मई को रिजल्ट आने वाले हैं। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीति के जानकार आलोक द्विवेदी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और किस तरीके से वो देख रहे हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। धन्यवाद। सबसे पहले तो सवाल यही होगा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? देखिए, चुनाव में अगर आसाम को छोड़ दिया जाए तो बाकी भाजपा के पास तो कहीं पर भी कुछ भी खोने के लिए नहीं बचा हुआ है। साउथ में भाजपा इतनी कम सीटों पर लड़ रही है कि उसकी चुनाव जीतने की संभावना तो लगभग अपने दम पे सरकार बनाने की संभावना तो बिल्कुल है ही नहीं है। बंगाल में भाजपा ने जरूर एक माहौल बनाने का प्रयास किया है, लेकिन वहां पर क्या है कि ममता बनर्जी जो है बहुत ही मजबूत सीएम है। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के अपनी नई पार्टी खड़े करना और उस पार्टी को खड़ा करके उसका सीएम बनना, और लगातार ममता बनर्जी 3 बार से लगातार वहां पर मुख्यमंत्री बनी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के हार्ड वर्क को जाता है कि ममता बनर्जी कितनी हार्ड वर्क है। और ममता बनर्जी आसानी से जो है वो भाजपा को बंगाल को छीनने के लिए नहीं दे सकती। बिल्कुल। दूसरा, बंगाल में ममता बनर्जी के पक्ष में सबसे बड़ी बात जाती है वो ये है कि वहां पर एक मजबूत लगभग 30% से ऊपर तो वहां पर सिर्फ मुस्लिम मतदाता है। और देखिए, हम आप ये सभी लोग जानते हैं कि जो मुस्लिम मतदाता है वो सिर्फ ये देखता है कि कौन भाजपा को हरा सकता है, वो उसको देते हैं। उन्हें व्यक्तिगत तौर पर किसी को लेना नहीं होता है। पर चूंकि बंगाल में वामदल बिल्कुल से खत्म हो चुके हैं, कांग्रेस से कुछ वजूद नहीं रह गया है, कुछ खास मैं कह सकता हूँ, उस आधार पे जो मुस्लिम वोट है 90% के ऊपर जो एकतरफा मुस्लिम वोट है वो बंगाल में ममता दीदी को गया हुआ है। इसलिए भाजपा के लिए बहुत कुछ उम्मीद वहां पर नहीं रह गई है। हाँ, प्रधानमंत्री ने जरूर अच्छे माहौल बनाने की कोशिश की, अमित शाह ने बड़ी मेहनत की है। इनके जो सबसे बड़े चाणक्य हैं सुनील बंसल, वो लगातार बंगाल में प्रवास करते रहे हैं। तो अगर मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ चौंकाने प्रोग्राम हो सकता आ जाए तो फिर मैं नहीं कह सकता उस पर, लेकिन उम्मीद तो मुझे बंगाल में कुछ भी नहीं दिख रही है। अब आते हैं आसाम में। आसाम में देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा खो चुकी, पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस जो पार्टी है जो कांग्रेस काम करने का तरीका है उससे भली भांति परिचित है। हेमंता बिस्वा शर्मा को बनाने के पीछे भाजपा का सबसे बड़ा मकसद था वो यह था कि दूसरी पार्टी से कोई बड़ा नेता हमारे पास आता है तो उसको भी हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं। क्योंकि पहले माना जाता था हर राजनीतिक दलों में कि जो दूसरे दल से बड़ा नेता आता है वो मंत्री तो बन सकता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है, पार्टी का फेस कभी भी राज्य में नहीं बन सकता है। उस पार्टी को तोड़ते हुए भाजपा ने हेमंता को जो है वो पिछले बार जो है वो सीएम की गद्दी सौंप गई थी। अभी यही उन्होंने सम्राट चौधरी के साथ बिहार में जो सीएम बनाया इसीलिए किया है, उसी को सिर्फ विपक्षी दल के बड़े नेताओं को मैसेज देने के लिए कि यदि आप हमारे दल में आते हैं तो आपकी संभावना मुख्यमंत्री बनने की भी है। हर एक बड़े नेता की इच्छा होती है कि राजपाल सीएम बने। तो आप हेमंता बिस्वा शर्मा का देखा होगा, जैसे पवन खेड़ा उनकी पत्नी पर आरोप लगा पासपोर्ट लेकर के, इनके पास 3 पासपोर्ट है। उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा तुरंत अटैकिंग मोड में आ गया और पवन खेड़ा के बारे में सब कुछ उन्होंने बोला जो उसमें उन्हें उचित लगा। उसका जनता एनालिसिस करे कि क्या अच्छा बुरा क्या है, लेकिन हाँ, हेमंता भाजपा के बहुत बड़े आसाम में नेता है और इस मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा आसाम में फिर से हेमंता के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी। असम की बात कर रहे हैं तो असम में क्या एक बार फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा आएंगे? क्योंकि सारी चीजें तो आपने बताया कि कांग्रेस को लेकर किस तरीके से वहां पर उठक बैठक देखने को मिल रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा भी कांग्रेस से ही निकलकर बीजेपी में आए हैं, तो एक बार हेमंता बताइए। हेमंता मैं कह रहा हूँ कि हेमंता एक बहुत ही मजबूत सीएम है, बिल्कुल जमीन जो नेता है। दूसरा, हेमंता ने एक अपनी इमेज क्या बनाई आसाम में कि वह कट्टर हिंदूवादी नेता है। जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में वही इमेज जो है हेमंता बिस्वा शर्मा की आसाम में है। यही कारण है कि योगी के बाद जितने भाजपा के मुख्यमंत्री हैं उन सब में योगी आदित्यनाथ बाद किसी ज्यादा मुख्यमंत्री डिमांड है तो हेमंता की है। इसके अलावा भले का आसाम छोटा सा राज्य है, लेकिन वहां का जो सीएम है पूरे देश भर में से भाजपा के पॉपुलर चेहरों में से एक है वो। तो हेमंता की डिमांड जो देखिए आसाम में भी थी, पौंडीचेरी में भी थी,
असम में तो सीएम फिलहाल थे, तो वहां तो ऑब्वियस बात है हर विधानसभा में उन्होंने सभाएं की, रैली की और रोड शो किए हैं। मुझे लगता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा फिर से आसाम में सरकार बना लेगी। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं सर। तो क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी तगड़ा मुकाबले में है, तगड़ा मुकाबला हुआ है टीएमसी से। चुनाव तो हालांकि अब हो चुके हैं, अब 4 मई को सबका इंतजार है, तो लेकिन यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। देखिए बंगाल में क्या है ना कि भाजपा एक नाक की लड़ाई मानती है कि बंगाल भाजपा के शुरू से विश्व में रहा है कि बंगाल में कैसे शासन में आया जाए, और भाजपा का हमेशा प्रयास भाजपा इसके लगातार प्रयास करती रही है। तो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। उसमें इनके रणनीतिकार प्रसाद किशोर थे जो ममता बनर्जी की रणनीति बना रहे थे, और उन्होंने एक बात कही थी लगभग सही चैनलों में, उन्होंने एक इंटरव्यू देकर कहा था कि भाजपा डबल डिजिट पर भी पश्चिम बंगाल में नहीं आएगी। ये बात उन्होंने दावे के साथ कहा। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि भाजपा बिल्कुल से उत्साहित है, उसकी इच्छा है कि बंगाल सरकार बनाए। मैं उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं सभी पक्षों को देखने के बाद में कह रहा हूं कि भाजपा बंगाल में शासन में नहीं आ सकती है, नहीं आ रही है। और देखिए वही हुआ था। इस समय भी भाजपा का इसको जो टीएमसी का काम है, प्रशांत किशोर की टीम हाईपैक ही देख रही है। प्रशांत किशोर कितना एक्टिव है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ उनकी टीम ही वहां का पूरा काम संभाल रही है। अभी आपने सबसे सुना होगा कि उनके जो ऑफिस है उनमें ईडी का छापा ही पड़ा हुआ था। तो टीएमसी के पक्ष में गए, क्योंकि देखिए एक जो रणनीतिकार जो एक कंपनी होती है कंसल्टेंसी, उसकी एक अपनी अहमियत होती है। प्रशांत किशोर चूंकि अपनी अहमियत को साबित कर चुके हैं, और वो चूंकि अलग अलग राज्यों में 10 राज्यों में सरकार उनकी वजह से बनी हुई है, कह सकते हैं उनके बहुत बड़ा योगदान रहा सरकार बनने में। तो भाजपा के खिलाफ एक जो टीम जा रही है वो कहीं न कहीं जा रही है प्रशांत किशोर और उनकी जो टीम की स्ट्रैटेजी है वो भी उनको पीछे ले जाने में मदद कर रही है भाजपा को, और उनकी स्ट्रैटेजी भी ममता बनर्जी को सीएम बनाने में मदद करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आलोक जी, पहले फेज में जो वोटिंग हुई है वो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए हैं, तो क्या लग रहा है एसआईआर के बाद भी रिकॉर्ड तोड़ जो अगर मतदान हुए हैं तो वो वोटर किधर शिफ्ट हुए हैं? देखिए अनिता जी, हम लोग जो पहले देखते थे 90% के आसपास वोटिंग जो वो प्रधानी की चुनाव होती थी। जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता था तो वहां पर 90% के आसपास वोटिंग दिखती थी, लेकिन 90% के ऊपर लगभग 91% वोटिंग बंगाल में बहुत ह्यूज है। इसका बहुत बड़ा कारण मैं आपसे सहमत हूं, जो एसआईआर हुआ है उसका बहुत फैक्टर रहा है। ज्यादातर मतदाता जिनका अपना घर जमीन जायदाद उन शहरों में नहीं जहां पर नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे 95% लोगों ने 98% लोगों ने अपने गांव का ही वोटर एज ए वोटर रहना चूज किया है। मेरे जैसे मतदाता जिन्होंने अपना यहाँ पर शहर में बना लिया था, उन जैसे में कुछ लोगों ने तो लगभग 50% लोगों तब भी गांव अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाया हुआ है, बाकी लोगों शहर का ही रखा हुआ है। तो बंगाल की जो आबादी है उसमें से लगभग मान चले कि 98% लोग जो बंगाल के लोग बाहर दिल्ली मुंबई को जैसे शहरों में या गुजरात में नौकरियां कर रहे हैं, उनमें से जो लोग थे मैक्सिमम लोगों ने अपना वहां का वोटर रखा हुआ है। पर चूंकि देखिए ये वोट जो है ना, जो प्रवासी वोटर तो आजकल पार्टियां उनको भी अपने प्लानिंग का पूरा प्रयास करती है, और बहुत संख्या में जो लोग बाहर थे उनमें कई लोग बंगाल में वोट देने के लिए गए हैं, चाहे जिस भी कारण से गए, लेकिन वो लोग गए हुए हैं। और उसका बहुत बड़ा रीजन था कि 90% जो वोटिंग हुई, 12% वोटिंग हुई, उसका बहुत फैक्टर ये था कि जो मतदाता बिल्कुल एक्टिव था, जिसको जानना नहीं था गाँव वोट देने के लिए, उसने क्या किया था अपना हटवा लिया है। तो सबका एक बहुत बड़ा कारण रहा जो बंगाल में जबरदस्त उछाल आया है। देखिए सिर्फ बंगाल में नहीं, ये उछाल आपको हर जगह चुनाव में दिखेगा। पहले के मुकाबले हमेशा वोटिंग परसेंटेज जो है वो ज्यादा ही होती है। बहुत रेयर केस होता है कि आप 20 में से पकड़े कि 4 चुनाव में वोटिंग परसेंट बड़े कम हो जाता नहीं, 16 चुनाव में तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है आलोक जी, अगर 4 मई को टीएमसी जीतती है तो ममता दीदी आएंगी, ऐसे में क्या बड़ा बदलाव होगा? क्योंकि चौथी बार पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से अगर टीएमसी काबिज होती है तो कितना बड़ा ये अचीवमेंट होगा टीएमसी के लिए? देखिए जो बंगाल की जनता है ना, इसको आप अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आएगा। इससे पहले जो सत्ता थी अंदर की, वहां पे 25 साल जो इनका शासनकाल था, बिल्कुल, तो बंगाल की जनता तो लगातार एक देखिए राजस्थान की जनता वो हर 5 साल मुख्यमंत्री बदल देती है, ठीक है, जो राजस्थान के बारे में कहा जाता है, लेकिन बंगाल में आपको कहा जाता है कि वो लंबे समय तक चलते रहते हैं। अब आसाम का देख लीजिए, वहां पर भी 25 साल शासनकाल रहा है, 30 साल शासनकाल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए जो ये पार्टियां है ना, ये इसी का स्ट्रेटजी बनाती है। बंगाल के जो लोग हैं आसानी से वो डाइवर्ट नहीं होते हैं, और जब एक तक चले जाते हैं जल्दी वापस नहीं आते हैं। अब सोचिए जो पार्टी 25 साल वहां सत्ता पे रही है, अब उसको ये हालत हो गई, प्रमाणित लोगों तक खो जा रही है, वो मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पा रहा है। तो बंगाल के लोगों का जो टेस्ट है वो दूसरे राज्यों से थोड़ा सा अलग टेस्ट है उनका। आपको उनका टेस्ट को समझना पड़ेगा। अगर आप उनके पुराने पैटर्न के टेस्ट को पकड़ेंगे तो कह सकते हैं कि ममता बनर्जी तो आ ही जाएंगे वापस। दूसरा, क्योंकि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को बहुत इंटैक्ट रखा हुआ है, और जो ममता बनर्जी खुद एक चूंकि ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, तो ब्राह्मण जो लोग हैं वो भी उनके साथ कहीं ना जुड़े रहते हैं। तो ब्राह्मण मुस्लिम जो गठजोड़ है मायावती का, ममता बनर्जी का बहुत ही मजबूत है।
सिर्फ यही 2 गठजोड़ ही ममता बनर्जी को फिर से बंगाल का सीएम बनाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है आलोक जी, समय थोड़ा सा कम है, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। बता दें कि पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण की वोटिंग हुई। ऐसे में 142 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और सबकी निगाहें जो हैं अब 4 मई को टिकी हुई है, क्योंकि 4 मई को पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, इसी को लेकर अब लगातार उठक पटक देखने को मिल रही है।